ओवर इम्प्लीमेंट हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गए थे। किसी के भी लायक के या किसी जज, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट ट्रायल का मैटर है, मजिस्ट्रेट इसको ट्राई करते हैं, अभी तक किसी का समझ नहीं आया। जो ये प्रोटेक्शन नॉर्म्स हैं कि कहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर होने चाहिए, क्या क्या इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी भी स्टेट में फुलफिल नहीं। इवन दिल्ली कैपिटल है, यहाँ पर भी सारी बेसिक नेसेसिटी जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट होने के लिए वो यहाँ पर फुलफिल नहीं है। तो आप दूर दराज के स्टेट में जाके क्या देख सकते हैं। इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, किस तरह से लॉ मिसयूज हो सकता है। ये केस मैं डील कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। एक लड़की ने 3 शादियां करी और तीनों दूसरे ड्राइवर को नहीं लिया। सबके ऊपर मुकदमा लगा करके उससे 490 लगा करके उनसे मनी एक्सटॉर्शन करती थी। चौथी शादी में जब वो पकड़ी गई तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल किया गया, तो भाग गई अमेरिका। और अमेरिका से उसने एक कोरियर के थ्रू दूसरा कंप्लेंट भेज दिया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, और उसमें मजिस्ट्रेट ने कड़ी जज लेकर के सम्मान कर दिया। वो तो एक जानकारी हमें भी है कि एक आदमी को प्लेन से उतार लिया गया था कि इसके ऊपर केस बन गया, कि वो फ्लाइट टूटने वाली, ये सब बातें हमें मालूम है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर वाकई कोई देश में पीड़ित है तो वो किस तरह से अपने आप को कोर्ट के सामने पेश करें, ताकि आप तो कह रहे हैं कि कानून गलत है। दहेज से पीड़ित, बहुत अच्छा सवाल है इसका, दहेज से पीड़ित। हाँ, मतलब दहेज के ये बात ला दी जाता है, उनको ये कर दिया जाता है। तो ये जो 498 है वो असल में वही पहले आप इतना छोटा सा नहीं होता कि 1-2 मिनट में 1-2 वर्ड में इसको एक्सप्लेन किया जा सके। विक्टिम ऑफ डाउरी, अगर कोई व्यक्ति है सोसाइटी में तो सबसे पहले वो एक कंप्लेंट फाइल करता है पुलिस के सामने, ना कि कोर्ट में। कोर्ट नहीं देखती कि आपको क्या ग्रीवेंस है, आप डोमेस्टिक वायलेंस है या आप डाउरी एक्ट के तहत आपको कोई पीड़ा है, मुझे कोर्ट नहीं आती वकील देने के लिए, ना कोई वकील आता है। आप एक कंप्लेंट फाइल करते हैं पुलिस के सामने, और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस जुडिशियल सिस्टम में और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में होता है वो पुलिस को होती है। इसे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कहते हैं। इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का ये पहली ड्यूटी बनती है कि अगर कोई कंप्लेंट है तो प्रॉपर तरीके से पहले इंक्वायरी किया जाए। बहुत ही डिफरेंट है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी कीजिए कि विक्टिम को इस तरह के जो एलिगेशन लगाए गए हैं क्या इससे अफेक्टेड है कि नहीं। आप उसके पड़ोस में जाइए, 2-4 लोगों से पूछिए, एक मैट्रिमोनियल ऑफेंस होता है, मैट्रिमोनियल उससे रिलेटेड ये बातें होती हैं, तो उसके पास पड़ोस में उसके घर में जो नौकर चाकर होते हैं या उसके घर में जो भी होते हैं उनसे आप पहले इंक्वायरी कीजिए। इंक्वायरी करने के बाद अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट, पुलिस की भूमिका पर सवाल लिखा गया। आप लोग कह रहे हैं कहीं पर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो रहा है, आपको नहीं करना। पुलिस की भूमिका पर सवाल लिखा है, ये आपको जानता है। मैं आपको बता दूं, कहा था नॉट ओनली द पुलिस के ही पार्टी से हमारा कोर्ट काम करता है, हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम काम करता है। अगर पुलिस की पार्टी गलत है तो जज क्या करेगा, वकील क्या करेगा। तो आप कानून को गलत मानते हैं, पुलिस को गलत मानते हैं, या किसको गलत मानते हैं? इसमें 3 स्तंभ होते हैं, इधर आप ठीक बोलते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद जुडिशियल सिस्टम, दैट इज द लास्ट फाइंडिंग ऑफ द फैक्ट। इसमें तीनों को अगर कहा जाए कि तीनों बराबर के होते हैं तो कोई अनुचित नहीं होगा। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक गलत फाइंडिंग कोर्ट में फाइल कर दी कि आपके खिलाफ ये मुकदमा बनता है विदाउट एनी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। जो कोर्ट ये कहती है कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं उसी के ऊपर काम करेंगे, हमने कुछ नहीं किए। अब एलिगेशन में आपने लगा दिया कि उन्होंने मुझे मारने की कोशिश करी, तेल डाल करके मारा, लेकिन मैं बच गई। दिस इज एलिगेशन, जनरली होता है ये कंप्लेंट में मेरे हिसाब से, जो आपके जनरली हाँ अगर काम करते हैं, मतलब एक स्टेप फॉर फॉरवर्ड होते हैं और उसको बढ़ाते हैं। आईओ अपने पहली बार इंक्वायरी नहीं करता, जस्ट अपोजिट पार्टी कॉल करता है, अरेस्ट करता है या इंक्वायरी जो भी करता है। अब उस एफआईआर के तहत पे विदाउट एनी इंक्वायरी जो पार्टी कोर्ट में पेश कर दी जाती है उसी के तहत आपको वहाँ पर बुलाया जाता है, वहाँ पे आपकी बात नहीं सुनी जाती। आप कितना भी अच्छा आरोपण कर लो, किसी कहते हैं कि आपके खिलाफ एलिगेशन सही है गलत है, किसकी जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है। मैं हर बार ये कहता हूँ, जहाँ पर कभी मुझे मौका मिलता है, कभी टीवी पर इंटरव्यू देने गया, कभी इस तरह के कॉन्फ्रेंस में, मैं कहता हूँ कि इस पूरे सिस्टम में
अगर कोई दोषी है तो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर पहली करी उसको जैसे ही अगर उसकी कोई गलती आए, एक भी केस पूरा करा जाए, जैसे FIR करी उसको उसके खिलाफ एक्सट्रीम एक्शन लेना चाहिए, वो दोबारा इस तरह की बात सबसे बड़ा दोषी वो है। और उसी के तहत आज जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, अदरवाइज एक पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, मजा नहीं झूठा कंप्लेंट करेगा, वो झूठा कंप्लेंट करने से डरेगा कि ये पुलिस वाला हमें ही नाप देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ तक मन बढ़ देता है, उन्होंने ये कह दिया, जब साहब ने ये कह दिया तो खाली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, वकील साहब ने दोनों तरफ से प्रोफेशनल को पैसा कमाना है, उन्होंने ये कह दिया, बात ये खत्म हो जाती है। लेकिन जो रियल विक्टिम है, जो रियल एक्यूज है, रियल एक्यूज कभी फर्ज नहीं होता, रियल विक्टिम कभी न्याय नहीं मिलता, जो बीच वाले होते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने फंसते रहते हैं और उनकी हजामतियाँ बनते रहते हैं। इस तरह का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने पेपर फाइंडिंग के ऊपर एक दूसरा केस था और उसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी और उसके तहत ये मामला हुआ कि नहीं, जो इस तरह की प्रॉपर्टी है, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी, उसमें आपको कोई शेयर नहीं है। अदरवाइज अगर आपको शेयर दे दिया जाए और आप उन्हीं के घर में रह करके और उन्हीं के घर में उनके दुनिया भर के वारदात करें, वही आप हाल होगी ना, ये बिल्कुल तो सामने कर सकते तो बुजुर्गों को तो छोड़ भागना ही पड़ेगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, जो वाकई दहेज से पीड़ित हैं, ये जो उनके लिए क्या सुझाव है? उनके लिए सुझाव है, क्या रास्ता है उनके लिए? रास्ता देखो, ये लोग तो वो है जो मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, तो ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग कभी कभी चूक जाते हैं और जो बहु वाकई पीड़ित है, उसके लिए क्या रास्ता है? बहु जो मैंने बताया, जो बहु पीड़ित है, तो बहुओं ने अपने आप अपना रास्ता खराब किया, हमने नहीं करा दिया। ये इस तरह के गलत कानूनों को बनाने का और इस तरह के वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का ही यहाँ पर ज्यादा हाथ है। एक चीज बताओ, महिलाएं कहती हैं हमारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया भर के जो संगठन बने हुए हैं, जो कहते हैं कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए किसी भी महिला की क्रूज नहीं, मैं आपको क्या करें, आप मेरी बात सुनिए। जो वाकई दहेज के लोभी लोग हैं, समाज में ऐसे भी लोग हैं, मानते हैं, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो दहेज लोभी हैं, अगर वो दहेज मांगते हैं, वो कितनी बहू को जला देते हैं, तो उसको न्याय पाने के लिए क्या रास्ता है? एक्चुअली ये सवाल आपका इंटरप्ट है, इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता, उसका सही उत्तर देने के लिए बहुत डीप में जाना पड़ेगा आपको। आप एक चीज बताओ कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये रियल में विक्टिम है, आपके पास कोई फंडा नहीं है, आपके पास कोई इस तरह की नाजायज के बैठी नहीं है कि आप उसको स्क्रूटनी पहले कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले बताया कि जो रियल विक्टिम है उसको आइडेंटिफाई करने का काम आयु का होता है, वो नहीं करता। तो मेन रोल आयु का होता है, मेन रोल आयु को मानते हो। जब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि रियल विक्टिम है, तो आप उसको नया कैसे दिलवाओगे? मैं बता रहा हूँ, फिर एक FIR गलत एग्जाम है और उससे चार्जिफाई करने का इसका है आयु का काम है, आप सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पाओगे। बेसिक डॉक्यूमेंट इज द FIR एंड और हमारी अगर कार्य हमारी इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम बहुत ही अच्छी है। अगर हम इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम अगर हम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर लें तो कोई भी नाम हो ही नहीं। सबसे ज्यादा यहाँ पर तवज्जो चाहिए कि हमारे जो भी सिस्टम है इनको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। महेश जी, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कितना कंट्री है वर्ल्ड को, एक बुढ़ा आदमी को एक जवान लड़की को पैसा देना पड़ता है, कोई कानून है देश में? ऐसा किसी भी कंट्री में कोई कानून नहीं है और यहाँ में कानून को इस तरह से तोड़ मरोड़ करके पेश करते, तोड़ मरोड़ करके लोग इसे करते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने डायलूट सिस्टम बना दिया है। दूसरी चीज, ब्लैकमेलिंग और